हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 11th का बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। देखिए, आप लोग जो है क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं, लेकिन कक्षा 10 में आपको समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ने को नहीं मिला। और यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कक्षा 11 में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसी का पार्ट सेकंड जो है क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने जो है समुच्चय सिद्धांत को कक्षा 11 में पढ़ा है, तो आप इसको जो है भूल के कक्षा 11 में जो आपका सेट का पार्ट दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। कारण यह है क्योंकि जो आपका कक्षा 12 का जो सेट थ्योरी है, वह जो है कक्षा 11 के सेट थ्योरी का जो है सेकंड पार्ट दिया गया है। समझ पा रहे हैं? और यह जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है केवल हमको इसको समुच्चय सिद्धांत जो आपका पहला टॉपिक है उसी में पढ़ना है। आपके क्लास 11th में और जितने टॉपिक है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वहां भी इस टॉपिक का क्या है, अपना इंपॉर्टेंस है। वहां पर इस टॉपिक के जो है कॉन्सेप्ट का हम लोग वहां पे प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सेट थ्योरी में आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको इस टॉपिक में कवर करना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है टॉपिक्स ऑफ सेट। समुच्चय के जो जो टॉपिक है उन सबको मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला है समुच्चय और उसका निरूपण, सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। जो समुच्चय है, समुच्चय क्या होता है, उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, हम लोग जो है पहले इसके बारे में सीखेंगे। देन आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है रिक्त समुच्चय, है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, और इसी एम्प्टी सेट को इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको जो है हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं नल सेट, NULL, या इसी को जो है बोला जाता है वाइड सेट, VOID। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखेंगे कि मैंने हिंदी के साथ साथ में जो है मैं इंग्लिश को भी लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो है आपको कहीं ना कहीं जब आप हायर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, आप CDS या NDA की तैयारी करेंगे, तो वहां पर इंग्लिश का जो है अपना अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए आपको हिंदी के साथ साथ में जो है आपको इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित को बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देन आपका है समान समुच्चय, समान समुच्चय को इक्वल सेट कहते हैं। फिर आपका है उप समुच्चय, ठीक है, सबसेट इसको बोलते हैं। घात समुच्चय है आपका, इसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। फिर आपका है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। देन जो है हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख समझिए एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपके बहुत बड़े बड़े टॉपिक जो है चुटकियों में जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम लोग वेन आरेख को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, तो ये समझिए कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप लोग केवल वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और यह वेन आरेख एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सेट के अंतर्गत। तो इसको हम लोग जो है जब ये वेन आरेख हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। देन आपका है समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। जब आपने जो है इन सारे टॉपिक को पढ़ लिया, तो अब जो है इन पे जो संक्रियाएं जो है आपकी लगेंगी, उन सारी संक्रियाओं को हम लोग देखेंगे कि वो संक्रियाएं किस तरीके से जो है आपकी काम करती हैं। फिर आपका है समुच्चय का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो पूरक समुच्चय हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में आपका है सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। सम्मिलन यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और इसी यूनियन और इंटरसेक्शन पर आपके लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग इसी पर क्या करेंगे, इसी पे जो है हम लोग देखेंगे। तो आई होप जो है जितने टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सारे टॉपिक जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये आपके बुक्स में जो है भी दिए गए हैं, आपकी जो क्लास 11 की NCERT की बुक्स है वहां पे ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। मैं इसीलिए इन सारे टॉपिक को यहाँ पे लिखवा दिया कि हमारा जो हायरार्की ऑर्डर होगा, जो हमारी क्रोनोलॉजी होगी, किस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे, वो हमारा जो है इस तरीके से सारा जो है कार्यक्रम चलेगा।
ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो है इसी के बगल में मैंने जो है डेफिनेशन लिख दिया हुआ है कि समुच्चय आखिर में होता क्या है, ठीक है ना। तो समुच्चय की अगर हम बात करें तो समुच्चय क्या है, उस समुच्चय को समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है समुच्चय की डेफिनेशन को लिखा हुआ है कि वस्तुओं के, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला टर्म आपका आ गया है वस्तु, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आती है साहब कि वस्तु क्या क्या हो सकती है ना। अगर हम वस्तु की बात करें, वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर हम वस्तुओं की बात करें तो वस्तुओं में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो जैसे आप लोग परिचित हैं कि आपको जो है संख्याएं दी गई होंगी, संख्याएं आपकी होंगी, ठीक है। और वस्तु में क्या होगी, वस्तु में मान लीजिए आपका नाम दिया गया होगा। और वस्तु में क्या होगी, और वस्तु में जो है आपके वॉवेल्स दिए गए होंगे, वॉवेल्स दिए गए होंगे। और वस्तु में क्या हो सकता है, कलर हो सकता है इत्यादि, है ना। क्योंकि हमारा जो काम है वो इतने से जो है चल जाएगा। आप जो है पूरे समुच्चय के अगर जो है क्वेश्चंस को देखेंगे तो या तो उसमें जो है संख्याओं से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, या आपको नाम दे दिया गया होगा, या आपको जो है वॉवेल्स दे दिया गया होगा, अल्फाबेट जो हम लोग पढ़ते हैं, या तो आपको जो है कलर जो है दे दिया हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं यह जो है हमारी वस्तुओं में आती हैं। तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वस्तुओं के बारे में, उसको आप लोगों ने समझा यहाँ पे। अब आगे लिखा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित समूह क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जैसे मैं एक बहुत ही जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप करते क्या हैं, आप करते ये हैं कि आप जो है जब वो आते हैं तो आप जो है उनका बिस्तरा लगाते हैं, ठीक है। एक जो है मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ, आप लोग इन सारी चीजों को जो है कभी ना कभी किए होंगे। तो जब आप जो है मेहमान आते हैं, जब आप चद्दर उसके ऊपर डालते हैं तो देखते हैं कि चद्दर जो है कहीं कहीं क्या होता है, सिकुड़ा रहता है। बिछा तो है लेकिन बीच में क्या होता है, कहीं कहीं जो है सिकुड़न रहती है। तो वह आपका जो है व्यवस्थित है लेकिन सुव्यवस्थित नहीं है। तो यानी अगर आपने जो सिकुड़न थी उसको जो है एकदम कायदे से हटा दिया और उस जो है गद्दे पे आपने चद्दर को बहुत प्रॉपर तरीके से बिछा दिया, ना कहीं सिकुड़न है ना कहीं ऐठन है, तो वह जो व्यवस्था आपने किया उसी को बोलते हैं सुव्यवस्थित। सु का मतलब होता है सुंदर, समझ पा रहे हैं। तो अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किन्हीं दी गई जो है घटनाओं को, किन्हीं दी गई चीजों को व्यवस्थित कर दिया, तो जो ऐसा समूह होता है उस समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। और इस समुच्चय की जो परिकल्पना थी वह जो है एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था प्यारे बच्चों, जॉर्ज कैंटर साहब ने जो है इसके बारे में बताया था। यहाँ पे आप लोग इसके नीचे जो है पॉइंट में लिख दीजिएगा कि समुच्चय के बारे में, समुच्चय के बारे में जॉर्ज कैंटर, JEORGE कैंटर, CANTOR, जॉर्ज कैंटर साहब थे, इन्होंने बताया था, जॉर्ज कैंटर ने बताया था ये, ठीक है। तो ये नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आप समुच्चय पढ़ रहे हैं तो आपको जो है सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप बच्चों ये जो है डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज व्हाट, सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित जो है आपका समूह क्या कहलाता है, यह जो है आपका समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे मैंने जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, किसकी बात करें, नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या को जो है इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप लोग लिखते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये तो आपने
यहाँ पर देखिए कि जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात किया तो क्या यह जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से व्यवस्थित है क्या? यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में केवल और केवल जो है प्राकृतिक संख्याएं ही आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और यह जो है आपको दिख रहा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है जीरो से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? जीरो से। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? वहां पर जो है आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। अगर हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय तो उसमें जो है केवल और केवल पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की ही बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी होगी। नंबर सिस्टम इस टॉपिक के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। अगर आपको नंबर सिस्टम में आपको पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अगर इनके बारे में आइडिया नहीं है तो आप जो है ये चैप्टर जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जो है कर सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है उस चीज के लिए परेशान मत होइएगा। मैं आपको सारी चीजें जो भी इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं मैं आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे बताऊंगा। तो आई होप जो है प्यारे बच्चों आपको ये डेफिनेशन जो है समझ में आया होगा। और इसमें जो है आपके एग्जाम्पल किताब में जो है बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप लोग उन एग्जाम्पल को जो है वहां से देख सकते हैं। और जब मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप देखेंगे कि इसी परिभाषा को हम लोग जो है आधार बना के आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी जो है प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को जो है आप लोग नोट करते चलिए। आप वीडियो को जो है एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके आप इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट के माध्यम से हमको जो है बताइए, हम उसको जो है एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो बताया, उसके बाद इसके डेफिनेशन की बात किया। ठीक है, आपको मैंने एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाया। ठीक, सारी चीजों को देखिए। समुच्चय एक ऐसा टॉपिक है कि अगर जो है आपको यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल आप जो है इसको लेके चलेंगे, अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़ के चलेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप इसमें उबेंगे नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक जरूर है, लोग इसको जो है मुश्किल टॉपिक मानते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि जैसे जैसे मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ अगर आप उसी तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने समुच्चय के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? समुच्चय के बारे में जाना। अब समुच्चय के बारे में जाना तो क्या केवल परिभाषा जानने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। हमको जो है चूंकि अब इसमें क्वेश्चन को लगाना है तो अब जो है हमको इसके आगे की बात करनी होगी। जैसे एक बच्चा होता है तो जब बच्चा जो है पैदा होता है तो उसका हम कुछ नाम रखते हैं, जैसे चिंटू हो गया, मिंटू हो गया, इस तरीके से कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। भाई देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कृपया जो है जिनका भी नाम चिंटू मिंटू हो वो जो है हमारी बातों को अन्यथा ना ले, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक, तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका कुछ नामकरण करते हैं। तो उसी तरीके से जब हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा तो जॉर्ज केंटर साहब ने क्या किया कि कुछ इसको जो है सिंबल के रूप में बताने का प्रयास किया। इन्होंने कहा क्या कि अब बात आती है कि सेट रिप्रेजेंटेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, आप जो है पॉइंट वाइज पॉइंट जो है लिखते चलिएगा। जॉर्ज केंटर साहब ने कहा कि समुच्चय को, मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। ये दिखाते हैं जैसे कैसे A, B, C एंड सो ऑन, X, Y, Z। ठीक है,
तो हमने पहला आपको पॉइंट लिखवाया कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। आपको कहीं ना कहीं जो है किताबों में जो है बड़ा अक्षर जो है लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे डायरेक्ट आपको लिख देंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और मान लीजिए ये अगर कुछ आपको नहीं दिखा तो आप बोलो कि सर आपने तो बताया था कि बड़े अक्षरों से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो है एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि आप जब समुच्चय को लिखते हैं तो a बराबर, b बराबर, c बराबर, i बराबर, इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। दूसरी बात है इसमें, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं प्यारे बच्चों? छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने वस्तुओं में बात किया तो आपने कहा कि संख्याएं हो सकती हैं, वॉवेल हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, नाम हो सकता है, लेकिन आप इसमें लिखवा रहे हैं कि अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि जो आपके अवयव होंगे ना, अवयव, ठीक, वो अवयव आपका जो है नंबर हो सकता है, नंबर से भी दिखा सकते हैं। वो आपका जो है अल्फाबेट हो सकता है, वो आपका जो है नाम हो सकता है, नेम, वो आपका कलर हो सकता है, इत्यादि, ठीक। लेकिन जो किताबों में स्टैंडर्ड लिखा गया है वह यही लिखा गया है कि जो अवयव होते हैं, ये जो अवयव होते हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के किससे दिखाते हैं? छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप जो है आपको सेट रिप्रेजेंटेशन में ये दो बातें जो है स्पष्ट हुई होंगी। अब इन दोनों बातों को हम समुच्चय में कैसे जो है यूज करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों को हम समुच्चय में कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपको स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। अब जैसे स्वरों का समुच्चय आ गया तो आपको पता है कि जो स्वर होते हैं उनको हम वॉवेल कहते हैं। तो वॉवेल यानी ये कैपिटल में बी, यही। उसके बाद आपका जो है स्वर होते क्या क्या हैं? तो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ई। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने दोनों बातें लिखवाई, क्या आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं? ये देखिए जो है बराबर के बाईं ओर, बराबर के बाईं ओर जो है आपका हमेशा समुच्चय जो है लिखा जाता है, और बराबर के जो दाहिनी ओर होता है वह जो समुच्चय है उसके अवयवों को लिखा जाता है। क्या मैंने बोला कि बराबर के, यहाँ पे देखिए आपको फिर जो है पॉइंट मिल गया, क्या कि बराबर चिन्ह के, बराबर चिन्ह के बाईं ओर, बाईं ओर समुच्चय, समुच्चय को लिखते हैं। अब ये देखिए बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं उसमें से तमाम लोगों को समुच्चय के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं एक एक छोटी छोटी बात को भी जो है आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो है बड़ा काम का टॉपिक था, ये बड़ा काम का पॉइंट था, ठीक। दूसरा इसी में बराबर चिन्ह के दाईं, ये जो मैंने डबल डबल लिखा इसका मतलब समझते हैं कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है, और क्योंकि यहाँ बाईं था तो यहाँ हमने डबल नहीं किया है ना। यहाँ पे दाईं ओर, दाईं ओर समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे और बताया कि
कि बराबर के जो बाईं ओर होता है उसमें जो है हम लोग समुच्चय को दिखाते हैं, और बराबर के दाईं ओर हम लोग किसको लिखवाते हैं, समुच्चय के अवयवों को जो है दिखाते हैं। तो ये हो गया जो है, मैंने आपको बताया कि स्वरों का समुच्चय है आपका। ठीक, तो अगर स्वर की बात कर रहे हैं तो जितने भी आपके अल्फाबेट में वर्णमाला में स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, उन पांचों का समुच्चय, तो यह एक सुपरिभाषित जो है आपका समूह है। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है गणित में, मैं जो रियलाइज कर पाया पढ़ाई के दौरान, अध्ययन अध्यापन के दौरान जो है मैंने जो रियलाइज किया वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मोस्टली जो है बच्चों की समस्या क्या होती है कि सर इसको जो है हम पढ़ते कैसे हैं, इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई चीज लिख दिया गया है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये लिख दिया। अब यह लिखा है तो बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है कि सर इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना, अब वो पढ़ते वक्त 5 इज ग्रेटर देन 3 इक्वल टू बाद में जोड़ देते हैं, या इसको बोल देते हैं 5 इज ग्रेटर देन एंड 3, या कुछ भी जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है इसका उच्चारण कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये रहती है कि सर इसको कैसे पढ़ते हैं। और जब आप इन छोटी छोटी चीजों को जो है समझ जाते हैं तो आपके लिए गणित जो है बहुत ही एक आसान विषय लगने लगता है ना। हम छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, बचपन से छोड़ते हुए चले आते हैं, और वही आगे चल के हमारे लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। जैसे कुछ बच्चों को दशमलव का गुणा भाग नहीं आता है, दशमलव का गुणा भाग, ठीक है ना, इसमें बड़ी समस्या होती है। कुछ बच्चों को जो है भाई पावर, जैसे 10 की पावर -3 से जो है गुणा कर दिए, या जब इसको हटाते हैं तो दशमलव का लगा दिए। अब सर ये कैसे होता है, ये भी बड़ी समस्या होती है। तो अगर आपको गणित में ये सारी समस्याएं हैं तो आप समझिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपकी कैलकुलेशन है आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं समुच्चय को पढ़ा रहा हूँ, फिर किसी टॉपिक पे हम जो है इन सारे बेसिक पॉइंट्स को जो है आपको लेके चीजों को समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है ना, कभी जो है मौका मिला तो हम इन सारी चीजों को जो है लेंगे। जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए समस्या क्रिएट करते हैं, ये सारी समस्याओं को हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे, सारी समस्याओं को आपको बताएंगे। ठीक, तो अब जो है इसी प्रकार की जो थोड़ी सी कुछ हम पॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे, कुछ बेसिक की, उनको कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी मैं यहाँ पर जो है पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। तो जैसे पहला पॉइंट, अभी जो है हम लोग समुच्चय की परिभाषा को पढ़े, एग्जाम्पल समझे। अब जो चीजें यूज में आने वाली हैं, जिसको बोलते हैं आप लोग अस्त्र शस्त्र, है ना भाई। युद्ध में आप जाते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि आप जो है पहुंच गए लाठी वाठी लेके एक आठ ठो, और उसके बाद उधर देख रहे हैं कि जो सामने हमारे जो सेना है उसके पास जो है तोप है, गोले हैं, बारूद हैं, है ना, टैंक हैं, और आप जो है ऐसे ही पहुंच गए। तो उसी के लिए जब हम इस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं तो जो जो चीजें इसमें रिक्वायर्ड होगी उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला है, इस टाइप का सिंबल आपको मिलेगा, ई टाइप का। अब सबसे बड़ी समस्या जो है ये आती है कि सर इसको कैसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो बेटा इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंधित है, संबंधित है ये। अच्छा सर, तो अगर इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं तो फिर कैसे हम इसका यूज करेंगे। अरे भाई आप इसको ऐसा लिखेंगे, अगर कहीं ए लिखा है ये, और मान लो लिखा है वी, अब ये आ गया। अब सर इसको क्या पढ़ेंगे हम, तो मैंने आपको बताया कि यार इसको जो है पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, तो इसको हम पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू वी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे क्या, ए बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू वी। बी फॉर वावेल, यानी कि जो ए है वह बी का क्या है, बी से संबंधित है, यानी वी में जो है पाया जा रहा है। तो यह जो है इसको पढ़ने का तरीका है, ए बिलोंग्स टू क्या, वी। बात समझ में आ रही है। इसका जो है हम लोग प्रयोग करेंगे पूरे समुच्चय में, इस सिंबल का जो है प्रयोग आपको मिलेगा। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, चलिए सर ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई। आगे बताइए। आगे बेटा अगर मान लो कुछ इस तरीके से बना है और एक तिर्यक रेखा जो है इसको काट दे, अगर
इस तरीके से बना है तब तो आप इसको बिलोंग्स टू बोलोगे। और अगर एक लाइन जो है इसको काट दे रहे हैं तो सर इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये पढ़ेंगे। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यहाँ पे एक तिर्यक रेखा काट दी तो इसका मतलब वो संबंधित नहीं है, नहीं है भाई। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए यम, ये काट दिया गया। अब देखो क्या पढ़ेंगे इसको, यम डज नॉट बिलोंग्स टू वी, इसको आपको पूरा जो है पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको पढ़ेंगे यम डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ये तो कमाल हो गया। अब देखिए आपको जो है ये दो सिंबल पता चला। तीसरा है ये इस तरीके से आपको जो है दो डॉट मिलते हैं, ये दो डॉट मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगर इस तरीके से एक लाइन में, एक सीधी लाइन में दो डॉट लिखे मिल जाए तो भाई समुच्चय के संदर्भ में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलेंगे, सच दैट, इस प्रकार से है कि ये। तो आपको इसके बारे में भी जो है पता होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग आगे जो है समुच्चय में करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे ये लिखा मिल जाए, ये, अब अगर आपको ऐसा कहीं लिखा मिल गया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, यक्स इज सच दैट यक्स। क्या पढ़ेंगे, यक्स इज सच दैट यक्स। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसी को दिखाने का एक तरीका और होता है। जैसे ये जो दो डॉट है, इसको एक खड़ी लाइन कर दीजिए, यानी यक्स एक खड़ी लाइन अगर ये आपको मिल गया, यानी यहाँ पे आप काम करिए, यहाँ पे एक खड़ी लाइन और कॉमा कर दीजिए, ठीक है। तो इस खड़ी लाइन को और इस दो डॉट को, दोनों को सच दैट कहा जाता है। आपको कहीं कहीं जो है ये भी आपको मिलेगा, एक तो आपको ये मिलेगा और दूसरा आपको ये मिलेगा। तो जो इसका मतलब है वही इस खड़ी लाइन का भी मतलब है। इसको भी क्या बोला जाता है, यक्स इज सच दैट यक्स। ये ठीक है बच्चों। तो आई होप जो है आपको ये 3 पॉइंट जो है क्लियर हुए होंगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कैसा जो है यह टॉपिक लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको जो है गणित में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अभी मैं समुच्चय पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी आपके जो टॉपिक है उन सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे जो है आपको कवर करूंगा। 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट, एक आपको ये भी मिलेगा कॉमा। ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉमा, अल्प विराम या अर्ध विराम, जो भी आप इसका हिंदी देख लीजिएगा, है ना, अल्प विराम या अर्ध विराम, ठीक है, जो भी है आप इसको देख लीजिएगा। कॉमा का भी जो है प्रयोग करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। पांचवा है आपका ये, इसका जो है बड़ा प्रयोग है। ये दो आप लोग जो है क्या नाम, कक्षा 6, 7, 8 में गणित जब बॉड मास का प्रयोग करते हैं तो वहां पर इस ब्रैकेट का भी प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ये, ठीक। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम लोग जो है यूज करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसको कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हम ये सारी चीजों को जो है समझ लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट, जिनको हिंदी में समस्या है, मझला कोष्ठक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये सारे पॉइंट्स जो है यहां तक क्लियर हुए होंगे। इन सारे पॉइंट्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। तो जब हम लोग जो है क्या नाम है इन सारे टॉपिक को यहाँ पर
देख रहे हैं, पॉइंट्स को देख रहे हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो है चीज़ों को समझने में समस्या आ रही है, हम उन सारे पॉइंट्स को भी जो है आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको जो है क्या नाम है ऐसा ना लगे कि आप क्लास में नहीं हो तो आपको जो है सारी क्या नाम है चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है ना, अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो आप जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ पॉइंट्स की बात। अब बात करते हैं कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ, अगला हेडिंग बना लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन, समुच्चय को निरूपित करने के प्रकार, निरूपित करने के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं समुच्चय को दिखाने के। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं तालिका विधि। इसको क्या बोलते हैं? तालिका विधि। और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं और इन दोनों प्रकार से जो है हम किसी भी सेट को दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी सेट को प्रदर्शित किया तो इस वाले से अलग लिखेंगे, इस वाले से अलग लिखेंगे, नहीं, दोनों का जो है क्या नाम है, आप किसी क्वेश्चन में जो है या तो आप इसका प्रयोग करें या तो आप इसका प्रयोग करें। लेकिन हम लोग बहुतायत प्रयोग करते किसका है? हम लोग बहुतायत प्रयोग करते हैं टेबुलर फॉर्म का। और इस सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है ना, जिनको भी जो है तालिका विधि में लिखना संभव नहीं होता है, उनके लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम इन दोनों को जो है देख लेते हैं कि यह क्या होती हैं। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं बारी बारी से कि ये दोनों क्या होती हैं। तो पहला बच्चों हेडिंग बना लीजिएगा, सेट टेबुलर फॉर्म मेथड। पहला आपका है कौन सा? टेबुलर फॉर्म मेथड। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो है क्या करना है, पहला इस विधि में समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर दिखाते हैं तथा अवयवों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, कॉमा का प्रयोग करते हैं। जो भी मैंने आपको लिखवाया था कॉमा, ये कॉमा का प्रयोग करते हैं, बस यही है। ठीक है ना, इस विधि में समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर दिखाते हैं तथा अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5, ये मान लो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इसको लोग पढ़ेंगे 12345 पढ़ेंगे। तो इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का। ये तो वही तो लिखवाया गया है कि मझले कोष्ठक के अंदर, ये मझला कोष्ठक है और उसके बाद क्या है? कॉमा का प्रयोग। तो ये कॉमा का प्रयोग हमने कर लिया, बस सिंपल। और ये जो टेबुलर फॉर्म होता है मेथड, तालिका विधि होती है, इसका जो है हम लोग इस समुच्चय में जो है बहुतायत इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना,
तो आई होप जो है आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, अगला है दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म मेथड क्या होता है? ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म मेथड जो होता है इसमें हम करते क्या है कि जो समुच्चय दिया रहता है उन समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनके गुण धर्म को लिखते हैं। क्या मैंने बोला? उनकी प्रॉपर्टीज को जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मैंने क्या लिखा कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों के गुण धर्म को लिखते हैं। ठीक, ये देखिए प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं यक्स इज सच दैट यक्स, देखिए मिल गया ये आपको। अभी मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया था, अब आपको जो है इसको उच्चारण करने में कोई समस्या नहीं होगी। यक्स इस प्रकार से है कि यक्स, ये यक्स क्या है? जो समुच्चय है उसके अवयव के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो यक्स इज सच दैट यक्स इज एक स्वर, एक क्या है? एक स्वर, बस हो गया। अब यार इसी को अगर हम लोग, इसको तो हमने लिखा किस विधि में? सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो ये देखिए, आप चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, ये दोनों बातें क्या है? ये दोनों बातें एक हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो ये जो है मैंने आपको बताया कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, तालिका विधि क्या होती है, ठीक है ना। अब आई होप जो है आपको यहाँ तक सारी चीजें जो है स्पष्ट हुई होंगी, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपसे मिलेंगे जो है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, फिर वहीं पे जो है रिक्त समुच्चय से जो है आपकी कहाँ यात्रा जो है आगे की शुरू होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें जो है, और इसको जो है लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।